बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा अध्याय 10 अविकारी शब्द को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 10 अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो लिंग वचन कारक की वजह से परिवर्तित नहीं होते, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं आता, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी वो बदलते ही नहीं, वे शब्द अविकारी। आइए पढ़ें। वे शब्द जिनमें लिंग वचन और कारक आदि लगाने पर कोई भी बदलाव यानी परिवर्तन नहीं आता, वे शब्द अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब इसमें कछुआ धीरे धीरे चलता है, वो शब्द धीरे धीरे क्या है? अविकारी। इसमें बदलाव नहीं आता। घोड़ा तेज दौड़ता है। तेज शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। चाहे हम घोड़ा की जगह घोड़ी कर दे, चाहे घोड़े की जगह घोड़ा की जगह घोड़े कर दे, वचन बदल दे, लिंग बदल दे, लेकिन घोड़ा तेज तो तेज ही दौड़ेगा। आइए अविकारी शब्दों के भेदों को जानें। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा चौथा विस्मय बोधक शब्द। पहला क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रियाओं की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? विशेषण। अब वे अविकारी शब्द जो है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण। जैसे मीनू अच्छा गाती है। अच्छा क्या है? चाहे अच्छा लड़का गाए या लड़की गाए, तो अच्छा शब्द क्या है? अविकारी। लड़का पानी में ध्यान पूर्वक तैरता है। इस शब्द में, इन वाक्य में अच्छा और ध्यान पूर्वक शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि कम, तेज, ध्यान पूर्वक, थोड़ा, शाम, ऊपर, नीचे, जोर से आदि। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक तथा परिणामवाचक। तो पहला हमारा आएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जो समय से संबंधित विशेषताओं को बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, किसान दिन भर मेहनत करता है, तो समय क्या है? दिन भर। सूरज शाम होते ही ढल जाता है, तो शाम होते ही क्रिया क्या है? ढलने की विशेषता है। शाम होते यानी समय का बोध हो रहा है। इन वाक्यों में दिन भर और शाम शब्द क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण हैं। आज, कल, अभी, परसों, हमेशा, जब, तब आदि इसके उदाहरण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द स्थान यानी जगह से संबंधित विशेषताओं को बताते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि तुम सब बाहर जाओ। बाहर यानी स्थान की विशेषता बता रहे हैं। चिड़ियाघर में जानवरों के पिंजरे दूर दूर है। इन वाक्यों में बाहर और दूर दूर शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण हैं। इधर उधर, नीचे, अंदर, बाहर, ऊपर, दाएं बाएं आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि से संबंधित विशेषताओं को बताते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, तो रेलगाड़ी का सॉरी बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, तो बैलगाड़ी का धीरे धीरे चलना उसकी विशेषता है। मेट्रो ट्रेन बहुत तेज चलती है, तो ट्रेन का तेज चलना उसकी विशेषता है। इन वाक्यों में धीरे धीरे और बहुत तेज शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया किस प्रकार की जा रही है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण हैं।
धीरे धीरे, सहसा, अचानक, ध्यानपूर्वक, हंसते हंसते, रोते रोते, चुपके आदि इसके उदाहरण। घ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिमाण यानी नाप तोल संबंधी विशेषताओं को बताते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि दादाजी चलते चलते काफी थक गए। अब थकने की मात्रा क्या है? काफी। आज सुभाष ने बहुत खाया। तो खाया कितना? बहुत। तो ये क्या है? मात्रा का बोध करा रहे हैं। इन वाक्यों में काफी और बहुत शब्द क्रिया की मात्रा बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण है: अधिक, थोड़ा, काफी, पर्याप्त, खूब, इतना, उतना, बिल्कुल आदि इसके उदाहरण है। अगला है संबोधक। क्या है? संबोधक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में जोड़ता है, अन्य शब्दों के साथ बताता है, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि माँ ने लैपटॉप अलमारी के अंदर, कहाँ पर? के अंदर रखा। पेड़ के नीचे घोड़ा खड़ा है, हमारे विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। इन वाक्यों में के अंदर, के नीचे और के चारों ओर क्रमशः अलमारी, पेड़ और विद्यालय के साथ तथा लैपटॉप, घोड़े और वृक्ष के साथ इनका संबंध बता रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं: के बाद, के अंदर, के अपेक्षा, के जगह, के ऊपर आदि है। अधिकतर संबोधक शब्दों से पहले संबंध कारक का चिन्ह क, का, के, की आदि लगाए जाते हैं। जैसे कि बच्चे माँ के पीछे चल रहे हैं। नेहा पूनम से धीरे लिखती है और डर के मारे वह कांप रहा है। अगला बिंदु है हमारा समुच्चय बोधक। दो शब्दों, दो शब्दों, दो वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द ही समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं, जोड़ने वाले कहलाते हैं। रक्षाबंधन, भाई और, तो और शब्द क्या है? इनको जोड़ने वाला यानी ये योजक है। भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। बेटा तुम्हें आइसक्रीम चाहिए या जूस, तो या शब्द क्या है? इसको जोड़ रहा है आपस में। पिताजी बीमार है इसीलिए दफ्तर नहीं गए, तो इसीलिए शब्द क्या है? योजक का कार्य कर रहा है, शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। इन वाक्यों में और या इसीलिए शब्द दो शब्द को या दो वाक्य को जोड़ रहे हैं, ऐसे शब्द योजक या समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जिनका अर्थ होता है जोड़ने वाला। समुच्चय बोधक के कुछ अन्य उदाहरण हैं: पर, मगर, बल्कि, अन्यथा, अपितु, यद्यपि, किंतु, लेकिन, तथा आदि। समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग इस प्रकार होता है: मोहन और सोहन क्रिकेट खेल रहे हैं। अमित ने आकाश के साथ शतरंज खेला। मन लगाकर पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे। डॉक्टर ने पूछा, तुम्हें इंजेक्शन लगा दूं या दवाई पिला दूं? ये सभी क्या है? समुच्चय बोधक के उदाहरण। अगला है हमारा विस्मय बोधक। विस्मय बोधक वह है जिसमें हर्ष, दुख, शोक, घृणा, नफरत आदि के भाव का पता चलता है, वे विस्मय बोधक कहलाते हैं। जो शब्द हर्ष, सुख, दुख, घृणा आदि का पता चला रहे हैं, वे विस्मय बोधक। विस्मय बोधक चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है विस्मय सूचक शब्दों के साथ में, जो कि इस तरीके से लगाया जाता है। जैसे कि वाह क्या मधुर गीत गाया, तो वाह के साथ में क्या? विस्मय बोधक चिन्ह लगाया। ओह पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। शाबाश आज टीम ने अच्छा खेला। इन वाक्यों में वाह और तथा शाबाश विस्मय का बोध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विस्मय बोधक शब्द है। इन शब्दों के साथ विस्मय सूचक चिन्ह भी लगाया जाता है। विस्मय बोधक के कुछ अन्य उदाहरण है: शाबाश, वाह, आह, ओह, छी, बाप रे, काश, हे राम आदि। विस्मय बोधक शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से होता है: अरे आप वापस आ गए। हाय मेरी आंख में कुछ गिर गया। वाह कितना स्वादिष्ट खाना है। छी कितनी गंदगी है यहाँ।
ये सभी क्या है? विस्मयाबोधक शब्द। आइए इस पाठ की समाप्ति के बाद इसे दोहरा लें और जाने कि हमने इस अध्याय से क्या सीखा। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयाबोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक तथा परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को संबोधक कहते हैं। दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहा जाता है। मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयाबोधक शब्द विस्मयाबोधक कहलाते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय, फिर से हिंदी व्याकरण में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।